संगीत, नृत्य, नौटंकी, लोकगीत और विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं इसके दायरे में आती हैं। जहां तक सिनेमा की बात है, वो अभिव्यक्ति का, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक नवीनतम माध्यम है जिसकी इजाद 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के लुमियर भाइयों द्वारा निर्मित सिनेमेटोग्राफ से हुई थी, जिसके माध्यम से चलती फिरती तस्वीरें सबसे पहले 28 दिसंबर 1895 को एक पेरिस कैफे में दिखाई गई थी, जिसने सारी दुनिया में लोगों को, जो लोगों ने इसे देखा, अचंभे में डाल दिया। जैसे चलती हुई ट्रेन को देख करके लोग उठ खड़े हुए। ये चलती फिरती फिल्मों का जादू लुमियर भाइयों ने कोई 7 महीने के बाद 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के वॉटसन होटल में भी दिखाया। ये मूलतः तकनीक का एक करिश्मा था। कौन जानता था कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये कला की अभिव्यक्ति का एक नया माध्यम बन जाएगा, जिसे लोग सिनेमा के नाम से जानेंगे। सिनेमा कला का एक नवीनतम स्वरूप है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत नया है। 20वीं शताब्दी में जो पूरी तरह स्थापित हो गया, अभी 21वीं शताब्दी है। सिनेमा यानी हर कला रूपों का समन्वय है। सिनेमा की भाषा में सभी कुछ आता है, इंसान, प्रकृति, दृश्य, जानवर, सुंदरियां, हर तरह की ध्वनियां, संगीत, कला और जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। सिनेमा यानी ये सारी चीजों को एक कैमरे की तकनीक के माध्यम से एक समग्र अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिनेमा दरअसल ललित कला की ही एक नई विधा है, ललित कला का ही एक स्वरूप है। अगर हम देखें, पुणे स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्थान, यानी इसको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, FTII भी कहते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ही संस्था है, जहां फिल्म इतिहास, फिल्म निर्माण की शिक्षा दी जाती है, जहां से पिछले 50 वर्षों में अडूर गोपाल कृष्णन, केतन मेहता, सईद अख्तर मिर्जा, ये सारे सिनेकार FTII से ही आए हैं, और ये सरकार के इसी संस्थान की देन कही जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप लें, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, ये भी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ही एक शाखा है, एक संस्था है। अगर आप देखें तो पिछले 30 वर्षों में भारतीय सिनेमा के जो चोटी के अभिनेता रहे हैं, कलाकार रहे हैं, आप चाहे अनुपम खेर की बात करें या ओमपुरी की बात करें, नसीरुद्दीन शाह की बात करें, ये सारे लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, जो कि भारत के नए सिनेमा की एक अभिव्यक्ति है, उसका मुहावरा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति की परिधि में सिनेमा निश्चित रूप से आता है, और वो चाहे थिएटर के माध्यम से आए, चाहे नौटंकी के माध्यम से आए, चाहे किसी भी कला रूप के माध्यम से आए। तो इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे साहित्य और सिनेमा की, और अगर इसको और ज्यादा मैं केंद्रित करूं तो साहित्य और हिंदी सिनेमा की। जैसे मैंने पहले कहा, 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के, आज मुंबई उसे हम कहते हैं, पर उस जमाने में बॉम्बे कहते थे, अंग्रेजों ने ये नाम दिया था। बॉम्बे के वॉटसन होटल में चलती फिरती तस्वीरें देखकर लोग सकते में आ गए, और ये शो बिल्कुल पूरी तरह से फुल रहा। और इन्हीं चलती फिरती फिल्मों को देख करके एक फोटोग्राफर थे उस जमाने में, हरीशचंद्र सखाराम भाटवाडेकर, महाराष्ट्रियन थे। वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जो फोटोग्राफी का काम था उसको पृष्ठभूमि में डालकर लंदन से 21 गिनी का एक मोशन पिक्चर कैमरा आयात किया, उसको मंगवाया, जो कि भारत में आने वाला एक मोशन पिक्चर कैमरा संभवतः पहला था। और उन्होंने इसके माध्यम से छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म, जिसको हम कहते हैं,
लघु फिल्में बनाई जिनमें जरूरी नहीं कि कथा हो। वो जैसे बॉम्बे हैंगिंग गार्डन की एक छोटी फिल्म उन्होंने बनाई और इसे उन्होंने प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेजा। उस जमाने में लंदन में प्रोसेसिंग होती थी, पर बाद में उन्होंने प्रोजेक्टर मंगवा लिया। फिर धीरे धीरे तकनीक, जैसा कि हम भारत में देखते हैं, भारत बिल्कुल जो दुनिया में जिस तरह का अनुसंधान होता है, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो भारत में भी आ जाता है और अब तो और भी अधिक तरह से आता है। तो अब हम आइए देखते हैं, सिनेमा को एक समग्रता में देखते हैं। पिछले 100 साल से भी अधिक हम 2013 में भारतीय फीचर कथा फिल्मों की एक तरह से शताब्दी मना चुके हैं। तो मूक युग में जो पहले सिनेकार थे, छोटे छोटे फिल्में बनाने वाले, भाट वाडेकर की तरह बहुत सारे थे जिन्होंने छोटी छोटी फिल्में बनाई, लेकिन अगर आप कथा फिल्म के रूप में देखें, मूक युग की भारत में पहली कथा फिल्म 1913 में बनी, राजा हरिश्चंद्र थी। अगर आप देखें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ये कथा फिल्म का स्रोत क्या था, उत्पत्ति का स्रोत क्या था, तो हम ये पाते हैं कि पौराणिक साहित्य था, महाभारत था, जो कि साहित्य है। फराग गोरखपुरी मानते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य रामायण है, महाभारत है, जबकि वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और बहुत बड़े उर्दू के दुनिया में माने जाने वाले शायर थे। तो हम अगर देखते हैं साइलेंट एरा में देखते हैं, मूक युग में देखते हैं, तो ये जो प्रेरित करने वाली जो फिल्में थी वो अधिकांशतः भारत के पौराणिक साहित्य पे आधारित थी। अगर आप देखें राजा हरिश्चंद्र के अलावा दादा साहब फाल्के की मोहिनी भस्मासुर जो कि 1913 में उन्होंने बनाई, सत्यवान सावित्री 1914 में, लंका दहन 1917 में, श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन, इन सब की कथावस्तु रामायण महाभारत पुराणों से ली गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा एक तरह से साहित्य से विलग नहीं रहा है। अब भारतीय सिनेमा का मूक युग, जैसा कि हम जानते हैं, 1930 तक चला और भारत की पहली बोलती फिल्म आई आलम आरा 1931 में, जिसने सिनेमा में एक नए अध्याय को इंट्रोड्यूस किया और आवाज का जो ये आगाज था, इसने सिनेमा की धारा को बिल्कुल बदल दिया। जो लोग मूक युग में थे वो बेकार हो गए और सिनेमा इसके साथ साथ व्यावसायिकता के जाल में भी फंसता चला गया, उत्तरोत्तर पैसा कमाने का जरिया बनता चला गया। पर 30 के दशक में ही स्टूडियो प्रणाली विकसित हुई, जिसने सिनेमा को दोबारा रचनात्मकता की तरफ साहित्य की तरफ मोड़ा। जैसे आप प्रभात फिल्म कंपनी को लें, जिसकी स्थापना 1929 में हुई। वी शांताराम, दामले, धैबर, फतेहलाल और कुलकर्णी ने इसकी स्थापना की और ये प्रभात फिल्म कंपनी बाद में कोल्हापुर से पुणे आ गई और वहां पर आज का जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है वो प्रभात स्टूडियो ही है, जहां बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, जहां आज युवा लोग फिल्म की ट्रेनिंग लेते हैं। और आप जो यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद हैं, शायद कुछ लोग ये सपना देखें कि वो भी FTII जाए या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाए। तो साहित्यिक कृतियों पर पहली फिल्में बनी, जैसे अयोध्याचार राजा 1932 में, अमृत मंथन, संत तुकाराम और दुनिया ना माने एक बड़ी यादगार और एक बड़ी मील का पत्थर फिल्म है, 1937 में बनी, जो कि नारायण हरि आप्टे के मराठी उपन्यास ना पटनारी गोश्त पर आधारित है। इसमें एक युवा महिला का विवाह उनके चाचा के षड्यंत्र की वजह से उसके पिता के उम्र के आदमी से कर दिया जाता है। और इस फिल्म को अगर आप आज भी देखें
तो ये आपके रोंगटे खड़ी कर देती है कि किस तरह से वो महिला इसका विरोध करती है, लेकिन किसी हिंसा से नहीं, उच्छृंखलता से नहीं, बल्कि अपने शीलता के साथ। तो ये इसी तरह से न्यू थिएटर्स को अगर हम देखते हैं, जो कि कलकत्ता में था, जिसे बीएन सरकार ने खोला 1931 में, इसने इसके अलावा बॉम्बे टॉकीज बॉम्बे में था, उसकी फिल्में ज्यादातर सामाजिक थी, साहित्य पर आधारित उतनी नहीं थी। न्यू थिएटर्स ने इसमें एक तरह से जिसको कहते हैं लीड ली, और एक जो बड़ी आइकॉनिक फिल्म है देवदास बनाने की शुरुआत न्यू थिएटर्स ने की। प्रमथेश चंद्र बरुआ जो कि राजघराने से थे, उन्होंने फिल्म बनाई देवदास 1935 में, जिसमें उन्होंने स्वयं देवदास की भूमिका निभाई, और उनकी पत्नी ने जमुना ने इसमें उसका रोल अदा किया। लेकिन 1936 में उन्होंने एक देवदास दोबारा बनाई, जो कि एक तरह से मील का पत्थर साबित हुई, जिसका निर्देशन उन्होंने स्वयं किया। कुंदन लाल सहगल ने इसमें देवदास की भूमिका अदा की। आपको मालूम है इस फिल्म के गीत बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, आज भी हमें भीतर से प्रेरित करता है। ये कालजयी गीत केदार शर्मा ने लिखा था, और केदार शर्मा ने उस जमाने में अपनी शुरुआत न्यू थिएटर से ही की थी। और मैं चाहूंगा कुंदन जी पहली क्लिप आप दिखाएं, जो कि मैंने इसी फिल्म से ली है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस क्लिप को आप दिखा सकते हैं। जी सर, देवदास वाली। जी देवदास। देवदास, रेल का वक्त आ गया। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूं। अच्छा चंद्रा, तो अब मैं जाता हूं। फिर कब मुलाकात होगी? मुलाकात नहीं चंद्रा, शायद अब और मुलाकात ना हो। तो कभी मुलाकात ना होगी? नहीं, क्योंकि अब ये सब बेसूद है। चंद्रा, गमगीन न हो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हें कभी ना भूलूंगा। पार्वती से मैंने मोहब्बत जरूर की, लेकिन उसको अपना न बना सका। अब दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी हो। तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? यही मेरे लिए बहुत है। इससे ज्यादा दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद कुंदन जी इसको दिखाने के लिए। तो आपने देखा ये 1936 में बनी फिल्म है। अब इसमें अगर आपने देखा होगा कि जो संवादों की अदायगी है वो एक तरह से समानांतर फिल्मों के करीब नजर आती है, और इसमें आपने भाषा का अगर आपने प्रयोग इसमें ध्यान दिया हो तो इसमें उर्दू के शब्दों का बहुत ही इस तरह से प्रयोग किया गया है जो उसमें बिल्कुल मिल गया है। जैसे इसमें गनीमत शब्द का इस्तेमाल है, मोहब्बत का इस्तेमाल है, पर आपको नहीं लगता कि ये उर्दू की फिल्म है।
आपको ये हिंदी की फिल्म लगती है, हिंदी की फिल्म है, तो इस तरह से ये एक मील का पत्थर थी। और आपको शायद इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि 20वीं शताब्दी में एक एक देवदास फिल्म मूक युग में भी बनी थी, और तब से लेके अब तक 18 देवदास बन चुकी हैं, जो कि अलग अलग भाषाओं में है, जिसमें देवदास जो बिमल रॉय ने बनाई, जिसमें दिलीप कुमार ने रोल किया। आज के जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनको वो देवदास बहुत पसंद है। उसके बाद आपको मालूम है संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाई, जो कि हम लोगों को उतनी पसंद नहीं आती। तो ये जो फिल्म है ये एक मील का पत्थर है साहित्य और सिनेमा को जो जोड़ता है, जिसको एक बीज के रूप में स्थापित किया इस फिल्मों ने। पर साहित्यिक कृतियों पर हर दशक में हमने स्तरीय फिल्में बनाई हैं। 1940 के दशक में भगवती चरण वर्मा की हिंदी उपन्यास इसी नाम से चित्रलेखा पर एक फिल्म बनी, जो केदार शर्मा ने बनाई, जिन्होंने इस फिल्म में गीत लिखा था देवदास में। तो चित्रलेखा भी एक तरह से बड़ी रिवोल्यूशनरी फिल्म थी उस जमाने के हिसाब से। इसमें मेहताब ने चित्रलेखा की भूमिका अदा की। खासतौर से उसमें एक ऐसा दृश्य था जो कि नहाने का दृश्य था, जिसमें मेहताब ने केदार शर्मा से ये कहा कि वो इस दृश्य को, क्योंकि ये एक तरह से उस थीम को के अनुरूप है, वो इस दृश्य को फिल्मांकन इसका करवा सकती हैं, पर वो चाहती हैं कि इसमें कोई वहां ना रहे, कैमरा रख दिया जाए और आप रह सकते हैं। तो वो बहुत ही फेमस इसका एक सीन है। और आपको याद होगा इसमें एक गाना है, नील कमल मुस्काए भंवरा झूठी कसमें खाए। संगीत इसमें उस्ताद झंडे खान का था। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि हम लोग को देखनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं 1940 के दशक में ही देवानंद के सबसे बड़े भाई चेतन आनंद ने लीक से हटकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था नीचा नगर। ये 1946 की फिल्म है। ये भी साहित्य पर है। मैक्सिम गोर्की के 1902 में लिखे नाटक लोअर डेप्थ्स का ये भारतीय रूपांतर है। हिंदी सिनेमा में सामाजिक यथार्थ दर्शाने की दिशा में संभवतः पहला सशक्त प्रयास मैं इसको मानता हूं। ये पहले कैन फिल्म्स, जिसको कि आज हम बहुत बड़ा समारोह मानते हैं, पहला कैन फिल्म समारोह जो हुआ फ्रांस में, उसमें इसे ग्रांप्री पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि सत्यजीत राय की पाथेर पंचाली से भी पहले इन्होंने हासिल किया। तो ये 40 के दशक की दो फिल्में मैंने आपको बताई। इसी तरह से अगर हम 60 के दशक में जाएं, बहुत ज्यादा फिल्में तो हम नहीं ले सकते। 1962 में एक फिल्म बनी साहब बीबी और गुलाम, जो कि अबरार अलवी ने निर्देशित की। वैसे कहा जाता है कि गुरदत्त ने ही उसको निर्देशित किया, पर अबरार अलवी उनके सहायक थे, पर एक तरह से नाम उनका ही एक्नॉलेज किया जाता है। ये एक बेहतरीन फिल्म है जो कि जिसको कि आप एक पीरियड फिल्म, आइडियल पीरियड फिल्म कह सकते हैं। और ये आधारित है बिमल मित्र के बंगाली उपन्यास, इसी शीर्षक के उपन्यास पे। इसका छायांकन अगर आप देखें तो नायाब है। इसमें लाइट और शेड का असाधारण इस्तेमाल है। हम इसका एक क्लिप देखते हैं। और कुंदन जी, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप साहब गुलाम का एक क्लिप दिखा सकें ताकि हम एहसास कर सकें। और हमें ये मालूम है कि मीना कुमारी का जो सबसे अच्छी भूमिका है वो साहब गुलाम की ही मानी जाती है। कुंदन जी, आप को कोई दिक्कत हो रही है क्या उसको बजाने में? कुंदन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैडम, हाँ जी। मास्टर बाबू, देश के उद्धार और देश की आजादी के लिए भी ब्रह्मो समाज के नियम सबसे उत्तम है। केवल उन्हीं नियमों से देश में एक नई जागृति पैदा की जा सकती है। 2-4 बम फेंक देने से काम नहीं चलेगा। कल बहु बाजार में जिसने भी बम फेंका
मूर्खता का सबूत। जी हाँ जी हाँ। आप अपनी फैक्ट्री में एक नया कारकुन रखना चाहते थे ना, तो उसके लिए एक लड़का है। लड़का? कैसा लड़का है तो देहात का, पर पढ़ा लिखा है। इतना मेहनती और ईमानदार लड़का है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाहर खड़ा। बाहर? जी हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए उसे, अंदर बुलाइए। जी अच्छा। छोटे भैया, छोटे भैया, उस सीढ़ी से सीधे ऊपर आ जाओ, उस बरामदे वाली सीढ़ी से। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? जी हाँ, तो वहां से बम फेंक रहे हैं लोग। अरे भाई, पहले समाज की त्रुटियां दूर करो। झूठी शान, आडंबर, धर्म के नाम पर घिसे हुए रीत रिवाज। जी आप कुछ कह रहे थे ना, घिसे हुए रीत रिवाज। हाँ हाँ, घिसे हुए रीत रिवाज, इन सबको ये है हमारे रिश्ते के साले। मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने इन्हें राखी बांधी थी, अभी अभी कलकत्ते आए। अच्छा, आइए बैठिए। चाय पियेंगे आप? दूध पीते हैं हम, पर अभी नहीं। अभी तक कहाँ रहते थे ये? जी, गांव फतेहपुर पोस्ट, गाजनार, जिला नदिया। गांव फतेहपुर, नदिया जिला वाला? जी हाँ। आप उस गांव को जानते हैं क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपके साले बहू का? भूतनाथ। भवा यही रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ जी। जी जवाब बेटी, हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है, और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते। हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी, हंसते हैं ना? मास्टर बाबू जी। आपके साले बाबू बड़े सीधे साधे मनुष्य हैं बेचारे। हाँ तो भूतनाथ बाबू, मन चाहे तो आज ही से काम शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा तो चलिए, मैं आपको सारा काम समझा दूंगा। आइए। जी। धन्यवाद। धन्यवाद कुंदन। तो आपने देखा ये जो अंश हमने इस फिल्म का देखा, इसमें ऐतिहासिक संदर्भ है। इसकी पटकथा में उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि है, और एक तरह का जो पीरियड का जो कंटेंट है वो इसमें गुथा हुआ है। ये एक बहुत ही देखने लायक फिल्म है जिसे सिनेमा के हर प्रेमी को देखना चाहिए, और मैं तो इसको बार बार जब भी देखता हूं तो पूरा देखता हूं। तो इस तरह से, और साथ में आपने ये भी देखा कि सिनेमाई विजुअल इफेक्ट्स भी आपने देखे, और गुरुदत्त जो कि